हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू की एक क्लास मैंने आप लोग को करवा दी है। इसकी आज की जो दूसरी क्लास है, इसमें हम लोग आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड देखिए 3-4 क्लासेस का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने आईसीटी से रिलेटेड 4 क्लासेस का क्वेश्चन जो देखा था, उसी प्रकार से इसमें देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग और दूसरे जो यूनिट जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, उससे भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर हैं एमसीक्यू पीवाईक्यू, उसको भी देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का जो एनवायरनमेंट, पीपल एंड डेवलपमेंट से है, उससे भी रिलेटेड जो एमसीक्यू पीवाईक्यू देखेंगे। तो इस तरीके से मेरे द्वारा आप लोगों को हर महत्वपूर्ण यूनिट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू के तौर पर है, पीवाईक्यू के तौर पर है, वो प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। और आप लोग के एग्जाम का जो डेट शीट है वो जारी कर दिया गया है। मैंने उससे संबंधित भी क्लासेस आपके लिए जो है वीडियो अपलोड कर दिया। तो आप लोग अपने एग्जाम का डेट देख लीजिए और फिर उसके अनुसार अपनी जो तैयारी है उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए। चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में आगे के जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू किस तरीके से हमको देखने हैं और कैसे इनको सॉल्व करके अपना जो है एग्जाम क्वालिफाई करने का जो है तैयारी बहुत बेहतर करना है। और इस बार अपना जो यूजीसी नेट का एग्जाम है इसको क्वालिफाई कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए देखा जाए। आज की क्लास में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। 15 क्वेश्चन तक यानी 15 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया था। तो देखिए आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षण में हेटेरोगेनेसिटी का क्या तात्पर्य है, यानी शिक्षण की प्रक्रिया में हेटेरोगेनेसिटी क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि सभी छात्र एक समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सभी छात्र एक जैसी भाषा बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कक्षा में विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले छात्र होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक केवल एक ही विषय पढ़ाता है। तो देखिए सभी छात्र एक समान होते हैं, ये हेटेरोजेनेसिटी का मतलब नहीं होता है। सभी छात्र एक जैसी भाषा बोलते हैं, ये भी नहीं होता है। बल्कि कक्षा में विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले जो छात्र होते हैं उसी को कहा जाता है हेटेरोजेनेसिटी। यानी हर क्लास में देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं उनकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड अलग अलग होता है और उनकी एबिलिटी, क्षमताएं भी अलग अलग होती है। तो इस तरीके की जो क्लास होती है उसको हेटेरोजेनेसिटी कहा जाता है। और इस तरह की क्लास में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही चैलेंजेबल होता है। तो इसका अर्थ यही होता है, शिक्षक केवल एक ही विषय पढ़ाता है, ये नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर देखिए सी होगा, कक्षा में विविध पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले छात्र होते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि वास्तविक कक्षा में विविधता होती है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, बौद्धिक, इतने तरीके से विविधता क्लास में पाई जाती है। देखिए अलग अलग संस्कृति के बच्चे होते हैं, अलग अलग सामाजिक परिवेश होता है, उनकी भाषा अलग होती है, बुद्धि अलग अलग होती है। और एक शिक्षक को इस विविधता का सम्मान करते हुए शिक्षण करना होता है। और जो शिक्षक इस तरह से इस विविधता को एक्सेप्ट करके अच्छे तरीके से टीचिंग कर लेता है वो अच्छा शिक्षक माना जाता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत का मूल विश्वास क्या है। यानी ऐसा सिद्धांत जो निर्माणवादी विश्वास रखता हो, तो अधिगम का निर्माणवादी सिद्धांत कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ज्ञान का निष्क्रिय संचरण होना चाहिए। दूसरा दिया गया शिक्षक को ही केंद्र में रहना चाहिए। तीसरा दिया गया है अधिगम एक सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है केवल पुस्तक आधारित ज्ञान सर्वोत्तम। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, केवल पुस्तक आधारित ज्ञान सर्वोत्तम है, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान का निष्क्रिय संचरण नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव रूप से नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा।
शिक्षक को ही केंद्र में नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा गया रहना चाहिए। देखिए बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी बचा कि अधिगम एक सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है। तो इससे देखिए हमको इसका आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर देखिए सी होगा, अधिगम एक सक्रिय निर्माण की प्रक्रिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, निर्माणवाद मानता है कि विद्यार्थी पूर्व ज्ञान के आधार पर सक्रिय रूप से अधिगम का निर्माण करते हैं और यह दृष्टिकोण लर्नर सेंट्रिक दृष्टिकोण माना जाता है, यानी ये अधिगम कर्ता केंद्रित जो है दृष्टिकोण माना जाता है। और इसमें कहा जाता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर एक्टिव रूप से नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके इसी यूजीसी नीट एग्जाम से रिलेटेड पूछा गया था। बहुत देखिए अच्छा प्रश्न है, यूजीसी नेट परीक्षा में शिक्षण अभिरुचि खंड का उद्देश्य क्या है। यानी आप लोग जो इस यूनिट को पढ़ रहे हो, इस यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो यूजीसी नेट के एग्जाम में इस यूनिट को पढ़ाने का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य ही पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है कि उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान को मापने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया केवल याददाश्त जांचने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षक बनने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है करंट अफेयर्स पर सवाल पूछने के लिए। तो देखिए उम्मीदवार के सामान्य ज्ञान को मापने के लिए ये नहीं रखा गया है यूनिट, केवल याददाश्त जांचने के लिए भी नहीं रखा गया है, बल्कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को इसलिए शामिल किया गया है कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, एक उच्च स्तर के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर शिक्षक बनने की क्षमता है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए इसको शामिल किया गया। तो इसके देखिए क्या होगा, सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। करंट अफेयर्स पर सवाल पूछने के लिए नहीं हो, यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो सही उत्तर क्या होगा, सी, शिक्षक बनने की क्षमता का मूल्यांकन करना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यह खंड उम्मीदवार के शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन पद्धति आदि की समझ को परखने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए इसीलिए विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्लास मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, मूल्यांकन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और फिर अंडरस्टैंडिंग से जो है नॉलेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लर्निंग से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए क्या दिया है कि दो कथन दिए गए हैं, यानी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर आपको सही विकल्प चुनना है। देखिए पहला स्टेटमेंट में देखिए क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण एक दो तरफा संचार प्रक्रिया है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि छात्र की भागीदारी बिना शिक्षक का कार्य अधूरा है। तो देखिए ये शिक्षण की परिभाषा पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि शिक्षण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। तो उसके अनुसार देखिए शिक्षण एक दो तरफा संचार प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए क्या है कि छात्र की भागीदारी के बिना शिक्षक का कार्य अधूरा होता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना स्टूडेंट के टीचर का कोई कार्य क्लास में होता ही नहीं है, यानी बिना स्टूडेंट के टीचर किसी काम के नहीं, यानी छात्र की भागीदारी बिना शिक्षक का कार्य अधूरा, ये भी सही है। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो उसके अनुसार देखिए हमारा ये जो नीचे आंसर दिया गया है, जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन देखिए दिया कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोनों कथन गलत। दोनों कथन गलत नहीं है, दोनों कथन सही है, ये ऑप्शन भी देखिए नहीं होगा। अब इन दोनों में देखिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इसलिए है यहाँ देखिए कह रहा है कि दोनों कथन सही है लेकिन ऊपर वाले में कह रहा है कि कथन दो है पहले की व्याख्या कर रहा है, और यहाँ कह रहा है कथन दो पहले की व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए कथन दो पहले की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि शिक्षण एक दो तरफा संचार प्रक्रिया है। दो तरफा का मतलब यही हो गया कि कुछ टीचर्स के द्वारा बताया जाएगा, समझाया जाएगा और बच्चे उसको फिर समझ के अच्छे तरीके से लर्न करके फिर उसको फीडबैक देंगे, और इससे क्या हो जाएगा, जो टीचिंग हो जाएगी दो तरफा प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिए इसके अनुसार क्या होगा कि दोनों कथन सही है, कथन दो जो है
कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, शिक्षण वास्तव में एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका जरूरी होती है। अतः कथन 2 कथन 1 को स्पष्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 इसमें भी देखिए दो कथन दिया गया, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। अब देखिए कथन यानी स्टेटमेंट 1 में क्या कहा जा रहा है कि एक शिक्षक को अपनी कक्षा में बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, बहुभाषिकता से कक्षा में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता जो अच्छी नहीं होती है, इसको टीचर को हतोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि किसी भी कक्षा में जो बहुभाषिकता होती है वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो उसके अनुसार देखिए यहाँ हतोत्साहित नहीं करना चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसके अनुसार देखिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 है जो रॉन्ग है, गलत है। फिर देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया, बहुभाषिकता से कक्षा में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। नहीं, बहुभाषिकता से कक्षा में भ्रम की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है बल्कि समावेशिता आती है। कक्षा में बच्चों को विविध तरह की जानकारी प्राप्त होती है, उनके अंदर विविधता आ जाती है। तो ये देखिए भ्रम की स्थिति नहीं है बल्कि अच्छी है स्थिति, इसमें समावेशिता की भावना विकसित होती है। तो देखिए ये आपका ये भी कथन जो है रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें हमको सही विकल्प चुनना है। पहला दिया देखिए केवल कथन 1 सही है, दूसरा दिया गया केवल कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन दिया गया दोनों कथन गलत है और चौथा ऑप्शन दिया गया दोनों कथन सही है। तो देखिए हमारा दोनों कथन गलत है, यानी देखिए हमारा ये दोनों कथन गलत है, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए आंसर सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन, एक संवेदनशील शिक्षक बहुभाषिकता को एक संसाधन मानता है न कि बाधा। यानी एक सेंसिटिव टीचर के लिए ये जो होता है एक संसाधन होता है बहुभाषिकता, न कि बाधा समस्या। यह विविधता को पोषित करता है और अधिगम को समावेशी, यानी इस विविधता को वो एक्सेप्ट करता है, उसको पोषित करके अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता है और अधिक जो क्लास है उसको समावेशी बनाता है। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी देखिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमको सही ऑप्शन का चयन करना है। देखिए कथन 1 क्या दिया गया है कि छात्रों को केवल अंक देना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है, मूल्यांकन छात्र की सीखने की प्रगति का आकलन करने का एक उपकरण है। अब देखिए यहाँ जो पहला स्टेटमेंट है इस वजह से देखिए संशय में आ जा रहा है, यहाँ केवल दिया गया है केवल। देखिए इस तरीके के जब किसी क्वेश्चन में शब्द दिए रहे केवल, सिर्फ, तो उससे आपको सजग हो जाना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं यही आपको सही आंसर की तरफ ले जाए। अगर आप इसको सही से ध्यान देंगे तो आप राइट आंसर को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए छात्रों को केवल अंक देना ही मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि केवल अंक से ही मूल्यांकन नहीं होता है, मूल्यांकन के और भी तरीके होते हैं। तो यानी इसके अनुसार देखिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया, मूल्यांकन छात्र की सीखने की प्रगति का आकलन करने का एक टूल है, उपकरण है। ये ऑप्शन देखिए ये स्टेटमेंट जो है सही है, यानी जो है मूल्यांकन छात्र की प्रगति को मापने का एक उपकरण होता है, टूल होता है। अब देखिए इसके अनुसार जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिए गए कथन 1 और दोनों सही हैं। दूसरा ऑप्शन दिया कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया गया कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया दोनों कथन गलत है। देखिए दोनों कथन गलत नहीं है, कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है, कथन 1 सही है ये भी नहीं है, कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मूल्यांकन केवल अंक देने तक सीमित नहीं होता है, इसका उद्देश्य छात्र की समझ, प्रगति और सुधार के क्षेत्र को पहचानना होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये
क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है और इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव लेवल है उसका जो सही कालक्रम हो वो क्या क्या होता है। देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी की संज्ञानात्मक लेवल यानी कॉग्निटिव लेवल का सही कालानुक्रम क्या है उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए आप लोगों ने जब इस चीज को पढ़ा होगा डिटेल में तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो उसमें बताया है कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी होती है उसके संज्ञानात्मक स्तर को 6 स्तरों में बांटा जाता है। तो कौन सा स्तर सबसे उच्च होता है, कौन सा निम्न होता है, ये चीजें मैंने आप लोग को बताई है। तो उसी के अनुसार देखिए इसमें अब आपको पहचानना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा और कौन सा उसके बाद आएगा, यानी इसे वो क्रम से लगाना है। देखिए पहला यहाँ दिया गया है विश्लेषण, दूसरा दिया गया स्मृति, तीसरा दिया गया मूल्यांकन, चौथा दिया गया अनुप्रयोग, पांचवा दिया गया है अंडरस्टैंडिंग और छठवां दिया गया है सृजन या क्रिएट। अब देखिए इसमें हमको क्रम से लगाना है। देखिए इसकी जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो लेवल है इसमें सबसे पहला लेवल देखिए क्या होता है, रिमेंबर, यानी संज्ञानात्मक स्तर में सबसे पहले हम किसी चीज को याद करते हैं। यानी देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला। जब हमको चीजें याद आ जाती हैं तब हम उसको देखिए संकल्पना यानी अंडरस्टैंडिंग का प्रयास करते हैं, यानी उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हमको उस चीज समझ में आ जाती है तब फिर हम उसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, उपयोग करने के बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हम उसका क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारा क्या होगा, यानी जो दूसरा नंबर है वो पहला होगा। अब देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ 2 5 4 1 3 6, फिर उसके बाद देखिए 2 4 5 1 3 6, फिर देखिए दिया गया 2 5 4 3 1 6, अब 2 5 4 1 6 3। अब देखिए पहला तो आपको सभी ऑप्शन में दिया गया है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका पहला कौन सा, यानी पहला आपको आसानी से मिल जा रहा है, यानी सभी में दूसरा दिया गया। अब उसके बाद फिर देखिए दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूजन है। दूसरे ऑप्शन में कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है चौथे को देखिए यहाँ पर डाला, बाकी ये सब कॉमन है। अब देखिए हमको पहला दूसरा तो आसानी से मिलेगा, यानी मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो है पहला है और ये दूसरा है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, चौथा, यानी हमारा देखिए ये वाला जो ऑप्शन है 2 5 4, देखिए 2 5 4 2 5 4, यानी 3 ऑप्शन में भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, हमको एक और ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी क्लियर नहीं होगा आपका, यानी इसके बाद फिर मैंने आप लोग को क्या बताया कि इसके बाद क्या होगा, एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बाद यानी ये हमारा चौथा है। इसके बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसका इवेल्युएशन करेंगे और लास्ट में इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब देखिए तो हमको एक क्रम पता चल गया, यानी ये हमारा ये होगा, उसके बाद देखिए तीसरा होगा, उसके बाद छठा, यानी इसके अनुसार देखिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। बाकी ये जो है रॉन्ग। ये देखिए क्वेश्चन बहुत लेंदी है, इसमें देखिए आपको 1 2 पकड़ने से नहीं पता चलेगा, जब तक आपको पूरा क्रम सही से नहीं पता होगा तब तक इसको आप कर नहीं पाएंगे। तो इसमें देखिए सब मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो इसको ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से क्रम लगा लेंगे। ठीक है, देखिए आंसर ए होगा। अब देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी में जो संज्ञानात्मक स्तर का क्रम है देखिए वो इस प्रकार से है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। इस क्रम को अगर आप याद रखेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री हैं, जो महत्वपूर्ण शिक्षक विचारक हैं, उनकी देखिए कालक्रम को पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पुराने हैं, कौन सबसे नए हैं। देखिए यहाँ पर निम्न शिक्षा शास्त्र से संबंधित विचारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पुराने से नवीनतम को, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पुराने कौन से हैं और सबसे नए कौन से। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया, पहला दिया गया जॉन डीवी, दूसरा दिया गया है ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, तीसरा दिया गया है पेस्टोलॉजी,
और चौथा दिया गया है पियाजे। तो देखिए इन चारों विचारकों में, शैक्षिक विचारकों में जो सबसे प्राचीन थे वो पेस्टोलॉजी थे, यानी हमारा जो पहला होगा ये पेस्टोलॉजी होगा। उसके बाद देखिए पेस्टोलॉजी के बाद अगले जो थे वो शैक्षिक विचारक में जॉन डीवी है। ठीक है, ब्लूम जो है इन सभी चारों लोगों में से सबसे नवीन है, यानी ये सबसे लास्ट में होंगे। तो ठीक है, तो देखिए इसके बाद हमारे जो तीसरे नंबर क्या हो जाएंगे, पियाजे महोदय हो जाएंगे और ब्लूम महोदय क्या हो जाएंगे, चौथे। अब इसी के अनुसार देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया गया, 3 1 4 2। दूसरा ऑप्शन दिया गया देखिए 1 3 4 2। तीसरा दिया गया 2 1 4 3 और चौथा दिया गया है 4 3 2 1। देखिए अभी मैंने क्या बताया कि सबसे पुराने कौन है, पेस्टोलॉजी, यानी जिसमें हमारा एक को ही ढूंढने से हमारा डायरेक्ट राइट आंसर मिल जा रहा है। जिसमें देखिए जो तीसरा ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बाकी में अलग अलग दिए गए हैं, यानी ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो पेस्टोलॉजी है केवल इसी में दिया हुआ। ठीक है, देखिए ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए। इनका देखिए व्याख्या कालक्रम देखिए, पेस्टोलॉजी जो थे 1746 से 1827 तक थे। उसके बाद देखिए डीवी जो थे 1859 से 1952 तक थे। फिर उसके बाद देखिए पियाजे 1896 से 1980 और ब्लूम जो है 1913 से 1999, सबसे नवीन ये। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा में उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के प्रकारों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ, यानी शिक्षण की प्रक्रिया में यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसमें मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं उनका सही क्रम क्या है। तो यहाँ देखिए 3 प्रकार के मूल्यांकन के बारे में दिया गया है। प्रारंभिक मूल्यांकन यानी जिसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मूल्यांकन कहते हैं, इसको निदानात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा है प्रारूपिक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, और तीसरा दिया गया है संप्रत्यायिक मूल्यांकन यानी समेटिव मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसका क्रम क्या है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब देखिए क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, और इसका देखिए क्या होता है, जो समेटिव का मतलब होता है जो अंत में पूरी तरह से लास्ट में किया जाता है, जिसका नाम होता है संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो इसको संप्रत्यायिक भी कहा जाता है, प्रारूपिक और प्रारंभिक। अब देखिए इसमें जो यूजीसी नेट की परीक्षा में ये जो मूल्यांकन का तरीका है, तो मूल्यांकन करने से पहले हम किसी चीज का क्या करते हैं, निदान करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को जानते हैं, समस्या को समझते हैं। तो इसमें देखिए डायग्नोस्टिक जो होगा सबसे पहले होगा, यानी किसी भी समस्या का पता लगाएंगे मूल्यांकन करने के लिए, सबसे पहले यही काम करेंगे। उसके बाद फिर देखिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिव करेंगे यानी निर्माणात्मक करेंगे। अब उसके बाद लास्ट में देखिए संकलनात्मक करेंगे, यानी समेटिव जो है सबसे लास्ट में किया जाएगा। देखिए इसके अनुसार यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका सही उत्तर देखिए क्या है। पहला क्या दिया गया, देखिए 1 2 3, दूसरा दिया गया 2 1 3, तीसरा दिया गया 3 2 1 और चौथा दिया गया 1 3 2। तो देखिए ये सब नहीं होंगे, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए किसी भी समस्या का या किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने से पहले हम उसका निदान करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि उसमें क्या क्या समस्या है, तब जाके हम उसका मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसका देखिए क्रम क्या होगा, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव। यह क्रम देखिए अधिगम प्रक्रिया के आरंभ, मध्य और अंत में उपयोग आने वाले मूल्यांकन को दर्शाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी लर्निंग स्टाइल है जिसमें विद्यार्थी एक ऐसे तरीके से अपने जो कंटेंट हैं, उस स्टडी मटेरियल है उसको देखते हैं और उससे उनके अर्थ को समझने में मदद मिलती है। तो वो कौन सा है, देखिए पहला दिया गया है सरफेस स्टाइल, सतही शैली, केवल ऊपर से ऊपर देख लेना। दूसरा दिया गया देखिए इम्पल्सिव स्टाइल, आवेगात्मक, जल्दबाजी में देख लेना। तीसरा दिया गया है देखिए गहन शैली यानी डीप स्टाइल, और चौथा दिया गया है रिफ्लेक्टिव स्टाइल यानी चिंतन शैली में।
देखिए किसी भी स्टूडेंट के द्वारा अगर अपनी अधिगम सामग्री को अच्छे तरीके से समझना है तो उसको देखिए सतही ऊपरी ऊपरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी में आवेगात्मक रूप में इम्पल्सिव स्टाइल में नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, गहन शैली में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उसका अर्थ समझ में उसको आएगा, चिंतन करने से नहीं आएगा। तो यानी ये सब हमारे जो है ऑप्शन नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। गहन अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरह से देखते हैं कि उससे उन्हें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। यानी किसी चीज का अर्थ समझना है तो उसको गहन रूप से देखना होगा, या किसी विषय के जटिल तत्वों को समझने और संबोधित करने तथा संदर्भों के भीतर और पार संबंध बनाने की क्षमता हो। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मूल्यांकन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। देखिए कौन सा ऐसा मूल्यांकन का प्रकार है जिसमें स्टूडेंट के वाद विवाद की योग्यता का पता लगाया जाता है, सर्वाधिक लाभदायक होता है, यानी डिबेट में वो सबसे फायदेमंद होता है। तो देखिए यहाँ पर लिया रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा दिया गया संकलनात्मक मूल्यांकन, तीसरा दिया गया है स्वमानक मूल्यांकन और चौथा दिया गया है निष्पादन मूल्यांकन, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो देखिए फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, संकलनात्मक मूल्यांकन भी नहीं होगा, स्वमानक मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, निष्पादन मूल्यांकन। यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट जो होगा ये पता लगाएगा कि किसी स्टूडेंट में जो वाद विवाद करने की योग्यता है कि नहीं, यानी उसको वहां पे परफॉर्म करा के फिर उसका मूल्यांकन कराने से पता चल जाएगा। बाकी ये सब बीच में या लास्ट में पता नहीं चलेगा, बल्कि उसको करवाने से पता चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। निष्पादन मूल्यांकन विद्यार्थियों की वाद विवाद करने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए सर्वाधिक लाभदायक है। यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी कर्मचारी के कार्य निष्पादन को मूल्यांकित किया जाए। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। यानी ये क्वेश्चन जो है आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेट करके पूछा गया है, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसे कैसे होती है, उन्हीं में से एक प्रकार की ट्रांसफर लर्निंग के बारे में इसमें पूछा है। कहा जा रहा है कि कोई पाठक है, उसको अपनी देशज भाषा से मिलता जुलता कोई शब्द पढ़ने को मिल रहा है तो उसको अपने आप पढ़ लेता है, उसको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये किस प्रकार का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यहाँ देखिए दिया गया पहला उच्च मार्ग अंतरण, दूसरा दिया गया है निकट अंतरण और तीसरा दिया गया है निम्न मार्ग अंतरण और चौथा दिया गया है दूर अंतरण। देखिए उच्च मार्ग अंतरण नहीं है, क्यों, क्योंकि कम स्तर से ऊंचे स्तर पर जाना जो होता है उच्च मार्ग होता है, यानी जो आसान भाषा से कठिन भाषा पढ़ना समझना, ये नहीं होगा। निकट अंतरण का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी एक चीज को आप सीखे और उसी के आधार पर दूसरा चीज सीख ले। जैसे हिंदी टाइप करने वाला जो स्टूडेंट है वो उसी के आधार पर अंग्रेजी टाइप कर ले रहा है, या अंग्रेजी टाइप करने वाला स्टूडेंट हिंदी टाइप कर दे रहा है, ये क्या होता है, उससे मिलता जुलता निकट अंतरण। ये देखिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है लो रोड निम्न मार्ग अंतरण जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति होता है अपनी देशज भाषा को बिना पढ़े लिखे ऐसे ही अपने आप समझ जाता है, उसको किसी को बताने सिखाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए बहुत निम्न मार्ग अंतरण होता है। दूर अंतरण भी नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। यह देखिए निम्न मार्ग प्रकार के अधिगम का अंतरण का उदाहरण है। अधिगम का एक स्थिति से दूसरे स्थिति में सचेतन और अप्रयास अंतरण जो है
निम्न मार्गांतरण होता है। यानी बिना प्रयास किए ही अपने सचेतन मन से किसी चीज को कर लेना, वो क्या होता है, इस तरह का अधिगम का अंतरण कहलाता है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भी देखिए क्वेश्चन जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से ही रिलेटेड पूछा जा रहा है। देखिए जितने भी क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जा रहे हैं ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप लोग को अगर कंफर्म करना है तो आप लोग PYQ से रिलेटेड बुक खरीदेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इन्हीं टॉपिक से आप लोग को पढ़ के भी जाना है अपने एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हूबहू सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का जो है तरीका पूछने का चेंज कर देगा, लेकिन इसी से रिलेट करके पूछा जाएगा। अब देखिए, जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकण करना सीखा है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टंकण करने के लिए करेंगे तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था टाइपिंग से रिलेटेड ही एक उदाहरण। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई स्टूडेंट है, उसने टाइपिंग मशीन पर, टाइपराइटर पर जो है टाइपिंग करना सीखा। अब वो कह रहा है कि इस कौशल का अंतरण वो कंप्यूटर बोर्ड पर इस्तेमाल करेगा तो यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, दूर अंतरण यानी फार ट्रांसफर। दूसरा दिया गया हाई रो ट्रांसफर यानी उच्च मार्ग अंतरण। तीसरा दिया गया है देखिए नियर ट्रांसफर यानी निकट अंतरण। और चौथा दिया गया है लो रो ट्रांसफर यानी निम्न मार्ग अंतरण। तो देखिए दूर अंतरण नहीं होगा क्योंकि मिलता जुलता है, उच्च मार्ग अंतरण भी नहीं होगा, क्या होगा, निकट अंतरण। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सब जो है रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। जिन विद्यार्थियों ने देखिए टाइपराइटर पर टंकण करना सीखा है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टंकण करने के लिए करते हैं तो यह निकट अंतरण अधिगम का उदाहरण होता है। निकट अंतरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां सीखने का संदर्भ और अनुप्रयोग लगभग समान होते हैं, यानी जो मिलता जुलता रहता है, तो उसी प्रकार की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है निकट अंतरण अधिगम कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो एक प्रभावी अधिगम वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक की योग्यता, क्वालिफिकेशन। दूसरा दिया गया है अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। तीसरा दिया गया है विदेशी भाषा के प्रयोग पर फोकस। और चौथा दिया गया है अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश। देखिए शिक्षक की अर्हता तो जरूरी होती है, लेकिन यह क्या कह रहा है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। तो शिक्षक की अर्हता तो होगी, ठीक है, लेकिन ये केवल महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया गया अनुदेशात्मक सुविधाओं के उपलब्ध, यानी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी वहाँ क्लास में TLM की यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता किस प्रकार से है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल मटेरियल स्टडीज जो सामग्री है वो कितनी बेहतर हैं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी और उसके द्वारा प्रभावी अधिगम कराना बहुत आसान होगा। तो देखिए जो इंस्ट्रक्शनल स्टडीज फैसिलिटी होती है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए विदेशी भाषा का प्रयोग पर फोकस देना ये अधिगम को महत्वपूर्ण नहीं बनाता, प्रभावी अधिगम वातावरण नहीं बनाता है। अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश, यानी उच्च वर्ग के एलिट क्लास के विद्यार्थियों को क्लास में प्रवेश देने से अधिगम वातावरण बेहतर नहीं बनता है, यानी ये भी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभावी अधिगम देखिए शिक्षण और सीखने के तरीकों का वर्णन करता है जो बच्चों को उनके स्वयं के सीखने और व्यक्तिगत विकास में सक्रिय रूप से शामिल करता है। प्रभावी अधिगम दीर्घकालिक कौशल को जन्म देते हैं जिससे भविष्य की शिक्षा और शिक्षा के प्रति उनके समग्र दृष्टिकोण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अनुदेशात्मक सुविधाएं जो होती है देखिए कक्षाओं, सेमिनार कक्षों, अनुदेशात्मक प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं और अन्य स्थानों के रूप में परिभाषित किए जा सकते हैं
जिनका उपयोग मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के छात्रों को औपचारिक निर्देश देने के उद्देश्य से किया। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज की इस सेशन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो देखिए आज के क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए कथन टाइप का, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गहन अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों की अपेक्षा शिक्षक केंद्रित विधियां अधिक प्रभावी होती है। यानी पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि अगर गहन अधिगम करवाना है बच्चों को, तो अधिगम करता यानी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के बजाय टीचर सेंटर्ड मेथड बेहतर होगा, अधिक प्रभावी होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या निवारण को प्रोत्साहित करने के लिए अबाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल होता है। तो देखिए अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है ये देखिए रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अधिगम करता जो विधि होती है यानी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड जो होता है वो गहन अधिगम कराने के लिए ज़्यादा प्रभावी होता है, न कि टीचर सेंटर्ड। यानी पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। दूसरा देखिए क्या दिया गया है कि व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या निवारण को प्रोत्साहित करने के लिए अबाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल होता है, अबाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल नहीं होता। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के अनुसार देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, ये देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया कथन 1 और कथन 2 असत्य हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। बाकी ये देखिए कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, रॉन्ग होगा। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, रॉन्ग। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। शिक्षण को बढ़ावा देने में शिक्षार्थी केंद्रित विधियां अधिक प्रभावी होनी चाहिए, अतः कथन 1 असत्य है। उसी प्रकार देखिए व्याख्यान पद्धति में आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए ओपन एंडेड समस्याओं का उपयोग नहीं शामिल किया जाता है, अतः कथन 2 भी गलत। ठीक, तो आज की क्लास में बस यही तक। इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करवाया, और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ऐसे ऐसे टॉपिक से लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप जो क्लासेस कराई गई हैं उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, और उसके अलावा भी अगर आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक धैर्यपूर्वक बनाए रखा अपने आप को, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।